थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आईपीएस का, डॉक्टर खालिद रहमान साहब का, उसामा साहब आपका, कि आपने मौका दिया। मैं चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आपको देने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्टली इसने इनहेरिट किया है ब्रिटिश इंडिया से। वो जो ट्रेडिशंस इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको लेट्स से कि 1860 ऑनवर्ड जितनी भी डेवलपमेंट हुई उसको एक्सेप्ट करते हुए 1935 का एक्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर फंडामेंटली ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। जो इंडियन एक्ट था या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो इंडियन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हुई। हम जनरली उसको परसीव ऐसे करते हैं जैसे रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। अगर इंडियन स्टेट की ब्रिटिश इंडियन स्टेट की नेचर को देखें तो मेरे ख्याल में ये रूल ऑफ लॉ जो है ये स्लाइटली कंप्रोमाइज्ड फिनोमेना था। जो ब्रिटिश राज था वो दो हिस्सों में था। एक हिस्सा जो कि आवाम से डील करता था और जनरली वो ब्यूरोक्रेटिक था, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें पुलिस थी और उसमें जुडिशरी उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थी। जो आर्म फोर्सेस थे वो अल्टीमेट डिफेंडर्स थे इस पूरे ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके साथ उसमें पॉलिटिकल विंग था जो कि उन्होंने डेवलप किया फीडबैक लेने के लिए। इसेंशियली कांग्रेस जो डेवलप की गई वो इस सिस्टम का हिस्सा थी और उसका बुनियादी पर्पस ये था कि जो पॉलिसीज़ हैं वो नीचे कैसे जा रही हैं और नीचे रिसीव कैसे हो रही हैं, क्योंकि दोनों को लैंग्वेज नहीं एक दूसरे की समझ आ रही, तो दरमियान में एक इंटरप्रेटर था। इसलिए आपने देखा कि सारी जो नेशनल लीडरशिप थी, नेशनल फ्रीडम लीडरशिप जो थी वो लॉयर्स के ऊपर थी, क्योंकि ये लॉयर्स जो थे वो इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले कर रहे थे और ये इंटरप्रेट कर रहे थे स्टेट क्या चाहती है जो कि ब्यूरोक्रेटिक थी और सोसाइटी क्या चाहती है जो कि ट्रेडिशनल थी। तो इनके दरमियान में ये इंटरप्रेटर थे, ये इंटरप्रेट करते थे, दोनों के नीचे का फीडबैक ऊपर देते थे और ऊपर से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती थी उनको ट्रांसलेट करते थे। तो ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है हमारा इंटरेक्शन इससे रहा। लेकिन इसके पीछे जो है एक ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर वाइट मैन मैस्कुलिनिटी थी और सॉवरेनिटी जो है वो वहाँ पे लाई करती थी और उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो यूके के साथ था, इंडिया ऑफिस के साथ था। इंडिया ऑफिस के पास सॉवरेनिटी थी और ये सॉवरेनिटी का रिप्रेजेंटेटिव जो था वो वाइसराय था और वाइट मैन था। इसलिए दो ट्रेडिशंस आप देखिए समल्टेनियसली डेवलप हुई हैं। एक जो ऑटोक्रेटिक स्टेट है उसकी कि ऑटोक्रेटिक स्टेट को चैलेंज नहीं करना। इस सिस्टम का मकसद ही ये है कि ऑटोक्रेटिक स्टेट को डिफेंड करना है और जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसका जुडिशरी हिस्सा है उसका बेसिक पर्पस जो है वो डिफेंडर ऑफ द ऑर्डर है। जो ऑर्डर है उसको डिफेंड करना है। इसीलिए इंडियन जुडिशरी जो डेवलप हुई वो रिलेटिवली ऑटोनोमस डेवलप हुई। आप उसको बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिटिस्ट जुडिशरी है और एक कॉमन जुडिशरी है। कॉमन जुडिशरी में आपको करप्शन भी नज़र आएगी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नज़र आएगा, बार्गेनिंग्स भी नज़र आएंगी। लेकिन जो एलीट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है उसमें आपको करप्शन भी कम नज़र आएगी, उसमें प्रोफेशनलिज्म भी ज़्यादा नज़र आएगा, ऑटोनॉमी भी ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन सिवाय एक छोटे से ब्रीफ पीरियड के जिसमें जुडिशल एक्टिविज़म हुआ, जिसका मिसेस इंदिरा गांधी ने बड़ा सीरियसली रिएक्ट किया, इंडियन जुडिशरी ने पॉलिटिकल ऑर्डर को डिफेंड किया है, पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया है। जो भी ऑर्डर आया उसको चैलेंज किया। तो पहली अगर मैं
कह सकूं कि जो कांग्रेस थी उसने 1947 में इंडिया के अंदर ये जो सॉवरेनिटी वाला पोर्शन है इसको टेक ओवर किया और इसको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किया। जो भी इलेक्ट होके आएगा वो सॉवरेनिटी का ये हिस्सा जो है ये यूटिलाइज करेगा। अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ पाकिस्तान ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था इसने 1947 में सॉवरेनिटी का पोर्शन पाकिस्तान में टेक ओवर किया। तो इसलिए दो डिफरेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में हुई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जैक्टली यही काम कर रहा था जो कि उसने ब्रिटिश इंडिया के पीरियड राज के पीरियड में किया। वन, वो डिफेंड कर रहा था ऑर्डर को और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जस्टिस नहीं, रिलीफ। इसीलिए हम जब कोर्ट के पास जाते हैं कोर्ट हमें रिलीफ देती है, कोर्ट हमें जस्टिस नहीं देती है। तो इसीलिए हम ज़मानत करा के अगले 10 साल के लिए आ जाते हैं। स्पीकर के बारे में भी एग्जैक्टली द सेम थिंग। तकरीबन 125 साल बाबरी मस्जिद का इशू इस कोर्ट के पास रहा, रिलीफ देती रही और कुछ नहीं किया। सो इट्स अ डिफेंडेड। सो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है इसने टेक ओवर की। इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट के सबऑर्डिनेट रहा। जो पावर थी वो पॉलिटिकल मास्टर्स के पास गई। इसलिए इंडियन जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री ब्यूरोक्रेटिक है। अगर आप उसको सोशल भी ऐड कर दें तो सोशली ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशन के ऊपर है। इलेक्शंस में बाकी लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न क्लाइंट रिलेशन पे है जो वर्चुअली इंडिया पाकिस्तान में एक जैसा है, अथॉरिटेरियन है। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया में 47 में जो स्टेट डेवलप हुई वो पार्लियामेंट्री थी, ब्यूरोक्रेटिक और सोशली अथॉरिटेरियन स्टेट थी और वो स्टेट अब तक एग्जिस्ट करती है। यही स्टेट जो है गवर्न कर रही है। इसलिए आप देखें पूरे कांग्रेस के पीरियड में स्टेट ने कोई चैलेंज नहीं किया, स्टेट को चैलेंज नहीं आया, किसी भी इश्यू पे नहीं आया। आर्टिकल 370 के अंदर 2 दफ़ा उन्होंने अमेंडमेंट की, कोई चैलेंज नहीं आया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर जब तक लॉ नहीं आया कोई चैलेंज नहीं आया। वीमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मसले पे जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने सेकुलर ऑर्डर के मुताबिक फैसला किया, उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपहोल्ड नहीं किया। तो इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर रखने की ज़रूरत है, जिसमें कांग्रेस ने पहली दफ़ा डिवाइस की ये ड्यूअलिटी, जिसमें मैसिव और कहें कि हाई लेवल ऑफ सेकुलर डिबेट थी, सेकुलर असर्शंस थी एट द नेशनल लेवल, सेकुलर डिस्कोर्स था, कोहर्सिव सेकुलर डिस्कोर्स नेशनल लेवल पे था और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर कांग्रेस जो है वो कम्युनल बिहेवियर कर रही थी। एग्जैक्टली उसके वही स्लोगन्स थे जो हिंदू नेशनलिस्ट्स के थे। एंटी उर्दू थे, गौ रक्षा के लिए ऊपर थे और हिंदू बेस्ड इथॉस के ऊपर डेवलप करना चाहते थे। अगर मैं अर्ज़ कर सकूं तो 3 बुनियादी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये दोनों नेशनलिज्म्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। वन इज़ ज्योग्राफी, that Indian geography is a sacred because it's a Durga Ma, and both believe that it is Durga Ma, whether they are Hindu nationalist or Congress Indian nationalist. Second is civilization, dharma. Mostly they accept that more than one dharma exists in case of Congress, but in case of Hindu nationalists, civilization is essentially a Hindu civilization. It's not composite civilization. So it's composite
versus Hindu civilization. And same is the case with the culture. Hindu nationalists claim that Hinduism is the basis of all ethos in India, while Congress say composite culture does exist. But Congress also make a very clear distinction that it's not fragmentation of the culture, that it's not that more than one culture exists. It's essentially, they say, it's the one culture that is Indian culture, soul is India, and rest are just simply expression. We all are same, but we are wearing different clothes, different dresses. So color is fine, but the soul should be the same. And that's where at lower level, judiciary generally sided with the Hindu sentiment. That's why it was called majoritarianism. That whatever was the constitutional statement, interpretation on the coming from the judiciary was in favor of the majority, the 80%. It was majoritarian interpretation. You have to respect and accommodate yourself within this majoritarianism. But Congress majoritarianism did created a minoritarianism as well, where Muslims and other minorities, and especially Muslims, were given a space to articulate themselves as well. Like there was a very serious clash when Hindu code was codified. Essentially, family law was codified. But in case of Muslim personal law, they followed their agreement with the Jamiat Ulama-e-Hind of 1929 that Muslim personal law will not be handled or amended without their permission. Essentially, there were a number of Muslim evolutionary point of view, and one of the point of view was any place where Sharia is allowed to be practiced, that is not Darul Harb, that is Darul Islam, on the basis of which the British rule was accepted and Muslims started to work with it. It was the same extension of Jamiat Ulama-e-Hind. So Muslim personal law existed along with civil code. So you have to decide whether you will get married on the basis of civil code or the Muslim personal law. If you are marrying on the basis of Muslim personal law, then 32 रुपए 8 आने आप डाइवोर्स दे सकते हैं, ठीक है ना. लेकिन अगर सिविल कोड है तो फिर आपको बीवी की आपको लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो देने पड़ेंगे. तो ये that was the basic crisis that Muhammad Khan and Shah Bano case when it went to the Supreme Court. It was essentially Muhammad Khan claimed because he was a lawyer, he said that since he married on the basis of Muslim personal law, so he was not obliged to pay the alimony. So that's why, and then it's the way the decision came in which one of the judges claimed that I have read Quran, and that Quran came from Pakistan. And that's where Muslim Personal Law Board, which is virtually act like a walayat faqih in India, they started to protest against it. During this period, Hindu nationalists articulated their view of the Constitution. First, they did not recognize this Constitution. It was an agreement between Golwalkar and Vallabhbhai Patel, where the RSS was restored, and later on they started to create Bharatiya Jana Sangh. Essentially, there were three main components of it. They will recognize the Indian Constitution. Second, they will recognize the Indian flag and anthem, because Congress picked the different anthem. And they will not allow children
to become part of the RSS. Otherwise, the children were groomed from the early age of the Congress. Hindu nationalists viewed this first the way this constitution is designed as fragmented India. India, they thought, is fragmented, and they still think is fragmented on three broader categories. One is communal, where Muslims and Hindu are dividing India. Rather, it should be Hindu that should be the basis of all the polity in India. Second, it was the caste, because separate electorates were ended after 1947. No communal demand was accepted. Interestingly, when they reorganized the all India on the basis of language, they refused to accept Punjabi Suba, because Punjabi Suba was considered as a Sikh Suba. It's a communal demand. So communal demand later on converted into Punjabi Suba, linguistic demand, and then it was accepted. So caste is the biggest category that divided India, divided within India, and that's where 80s, the basic clash started between the Hindu nationalist and the rest of the society. If you remember, some of the Brahmin students, they actually committed suicide because they thought that the existence of these all these reservations. In some states, these reservations were crossing the 26% line, which basically essentially imposed by the Supreme Court. Supreme Court interpreted that it should be 26%, not more than 26%. Constitution actually suggested 17%. But mostly are functioning above the 17%. And at that time, they were arguing that even in promotions within the government jobs, this quota should be observed. And that's where some of the Brahmin students started to commit suicide. उन्होंने जलाना अपना शुरू किया, और वहाँ से जो है इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर उनका क्लैश आना शुरू हुआ, और उनका था कि इसको कम से कम किया जाए. बट यहाँ पे हिंदू नेशनलिस्टों के लिए बड़ा सीरियस डायलेमा है. दलित्स जो हैं नंबर में ज़्यादा हैं. अगर दलित्स को निकाल दें तो हिंदू नेशन जो है वो गड़बड़ हो जाती है. गुजरात में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है, जिसमें उन्होंने ये कास्ट सिस्टम को सप्रेस कर दिया है. यहाँ तक के जो मावाड़ीज़ जो हैं, जिन्होंने एक्चुअली गुजरात में मैसकर किया, वो पहले मेमन्स के साथ मिलके पॉलिटिकल एक कोलिशन के साथ काम करते थे, लेकिन सक्सेसफुली हिंदू नेशनलिस्टों ने उनसे तोड़ा और एक कास्ट फ्री गुजरात क्रिएट करने की कोशिश की. प्रॉबेबली वो बाकी इंडिया में भी इस तरह करना चाहते हैं, लेकिन दलित्स जो हैं वो वोट हैं, 40% वोट हैं. दलित वोट न मिले हिंदू नेशनलिस्ट आ नहीं सकते. इसलिए आपने देखा कि गौ रक्षा मूवमेंट जो कि पहले सेक्शन में चली मोदी साहब के पहले टेन्योर में, और बड़ी अग्रेसिवली चली, और विजिलेंटीज आपको हर जगह नज़र आए, वो दूसरे में नज़र नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जो मुस्लिम बुचर्स हैं उनका बिजनेस ख़त्म कर दिया. लेकिन जैसे ही उन्होंने उससे आगे जाने की कोशिश की तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि कल्चरली दलित्स जो हैं ये गाय को पालते हैं और मुसलमान जो हैं वो उसका गोश्त बेचते हैं. ठीक है ना. तो इसलिए ये सारा प्रोसेस जब सेकंड फेज में जाना शुरू हुआ तो उन्होंने जो गौ रक्षा मूवमेंट है उसको डी एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि दलित्स वोट जो है वो हर्ट हो रहा था. और मुसलमान जितने मर्जी मर जाएं, उस पे मोदी साहब का था कि गाड़ी के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ. लेकिन जब पहले दलित को फैंटी लगी, उसको ट्रक से उतारा, क्योंकि उसने गाय लेके जा रहा था, गाय बहुत सारी स्लाटर के लिए, स्लाटर हाउस. तो मोदी साहब ने पर्सनली उसमें इंटरवीन किया, और उसके बाद से
विजिलेंटीज जो हैं ये सारे डिक्लाइन पे चलने शुरू हुए। जो तीसरा मेजर है वो लैंग्वेज है। हिंदू नेशनलिस्टों ने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया है। इंडिया के अंदर 15 नेशनल लैंग्वेजेस हैं और सैकड़ों के हिसाब से लोकल लैंग्वेजेस हैं। उन्होंने उन लोकल लैंग्वेजेस के अंदर अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, ड्रामास प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, और अब जो सोशल मीडिया है वो सारा इसके अंदर फंक्शन करता है। एक मैसिव सोशल मीडिया जो स्ट्रक्चर है वो बीजेपी का और आरएसएस का एग्जिस्ट करता है, जो कि इस सारे लाइंस के ऊपर काम करता है। आइडियाज़ उनके 3 बेसिक थे, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करेंगे, सिविल कोड जो है कॉमन सिविल कोड लेके आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। ये 3 मेजर जिसे हार्ड कोर हिंदुत्व के पॉइंट्स थे जो कि वो लेके आए। और आपने देखा कि सेकेंड वेव के अंदर सेकेंड इलेक्शंस जब उन्होंने जीते तो पहला काम उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया। आर्टिकल 370 का ख़ात्मा जो है ये हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है, इसलिए इसको रिवर्स नहीं करना उन्होंने। मैक्सिमम अमित शाह जो इस वक्त आर्ग्यू कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम जो एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर है इसका स्टेट लेवल स्टेटस जो है वो रिस्टोर कर देंगे, बट इट विल रिमेन विद इन द इंडियन यूनियन। इसको स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ना 35A एक्सेप्ट किया जाएगा और ना आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट किया जाएगा। सिविल कोड के अंदर उन्होंने 3 तलाक के इशू के ऊपर कोडिफिकेशन की है। वीमेन और मॉडरेट मुस्लिम्स जो हैं उनकी तरफ से उनको सपोर्ट मिली है। उन्होंने वो टैबू जो है वो तोड़ा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच नहीं किया जा सकता, एंड इट्स अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स अ कॉमन सिविल कोड। फ्यूचर वो एग्जैक्टली यही कहते हैं। राम मंदिर आपके सामने है कि जुडिशरी ने चैलेंज नहीं किया ऑर्डर को। पहले सेकुलर ऑर्डर था, जुडिशरी ने सेकुलर ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। अब हिंदू ऑर्डर है, जुडिशरी ने उसको भी चैलेंज नहीं किया। अगर आप छोटा सा इसको देखें कि आर्टिकल 370 कैसे किया गया है, आर्टिकल 370 के लिए ज़रूरी था कि कश्मीरी कंसेंट ली जाती। कश्मीर की विधानसभा एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको उन्होंने बैन कर दिया था। सेंटर का अपॉइंटी गवर्नर था, सेंटर का अपॉइंटी गवर्नर था। ही वॉज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कश्मीरी पीपल, ठीक है। उसने परमिशन दी कि आप ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कायम रखा, उसको डिफेंड किया कि और क्या करें, इस दौरान में कुछ भी ना हो। बड़ी लॉजिकल है कि इस दौरान में जो कुछ भी है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जितने भी इंटरम पीरियड के एक्शंस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और उनके परमानेंट इम्प्रिंट्स नहीं होते। पूरी दुनिया में ये लीगल प्रिंसिपल है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और उसने एक्सेप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बीजेपी इंटरप्रेट कर रही थी, जो ऑर्डर कर रहा था। आप फ्यूचर में भी देखेंगे कि मुसलमानों के वो केसेस जिनको यूपी में रिलीफ दिया गया, नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैं, सैकड़ों के हिसाब से मुस्लिम वर्कर्स हैं जिनको यूपी हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका रिलीफ कैंसिल कर दिया। केयू के केसेस सुने तक नहीं हैं। सो सुप्रीम कोर्ट इज़ वर्किंग। फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री इस वक्त सीरियस एक डिबेट है इंडिया के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए। एक्चुअली सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, ये 70s में मिसेस इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। इसलिए एक तो वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और आर्ग्यू ये करना चाहते हैं कि जहाँ भी क्लैश हो
हिंदू इथॉस का किसी और के साथ, वहां सुपरमेसी जो है वो हिंदू इथॉस की होगी। यही आर्गुमेंट वो राम मंदिर के ऊपर कर रहे थे। जो एक्सट्रीम हिंदू नेशनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट नहीं है इसके ऊपर डिस्कस करने का, क्योंकि ये हिंदू मैटर है और हिंदू मैटर हम डिसाइड करेंगे। इसलिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और उस ऑर्डर के तहत ये सारा जो प्लाट है 3 पार्टीज के दरमियान तकसीम होना था, उन्होंने वीएचपी को दे दिया, विश्व हिंदू परिषद को दे दिया, और उसने अपनी मर्जी से ये बनाया। मुसलमानों के लिए जो मस्जिद के लिए स्पेस दी गई है वो 30 मील दूर दी गई है। पॉसिबल था कि सिर्फ 30 फुट के फासले पे भी दी जा सकती थी, स्पेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन नहीं दी गई। सो इफ यू आस्क मी अ पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, whatever is the constitution, throughout history it has been interpreted in accordance with the Hindu perspective, and in future it will be more aggressively interpreted in the Hindu perspective with more legitimacy. Thank you.